ऑफ सेल साइकिल में जो हमने कल डील किया दैट वाज इंटरफेस इंक्लूडिंग G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज है हमारे पास दैट इज M फेज। M फेज डील करना है यानी कि माइटोटिक फेज, और इसके दौरान हमारे पास बच्चे दो पर्टिकुलर सेल फेजेस होंगे, यानी कि ये एक्चुअल डिवीजन फेज है हमारे पास। ठीक है, M फेज इज द एक्चुअल डिवीजन फेज, और इसमें हमारे पास दो पर्टिकुलर फेजेस होने वाले हैं दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो M फेज यानी कि माइटोटिक फेज के दौरान we have karyokinesis which gets completed in 4 particular stages and further cytokinesis. तो बच्चे it is an actual cell division which includes karyokinesis and दूसरा cytokinesis। ये दो पर्टिकुलर डिविजनल एस्पेक्ट्स हैं इसमें। तो मुझे कैरियोकाइनेसिस में आप 4 स्टेजेस डील करोगे, तो वो 4 स्टेजेस हैं हमारे पास। 4 स्टेजेस है हमारे पास। पहला तो प्रोफेज, बहुत लंबा फेज है कैरियोकाइनेसिस का। उसके बाद मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये 4 फेजेस कंप्लीट होने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को डील कर लेते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस हमारा पहला स्टेप है जिसके दौरान हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो बच्चे डायग्राम की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन। अभी तक हमारे पास न्यूक्लियस पूरा प्रिपेयर हो चुका है बेटा डिवीजन के लिए, डीएनए की कॉपी बन चुकी है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बन चुके हैं, और उसके बाद हमारे पास सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो चुका है दैट इज ड्यूरिंग G2 फेज। सारे एटीपी सिंथेसिस, एटीपी अकामुलेशन, न्यूक्लियोटाइड अकामुलेशन, एंजाइम फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन सब कुछ हो चुका है। तो अब हमारे पास तैयारी है डिवीजन की जो कि कैरियोकाइनेसिस के दौरान स्टार्ट हो गई है। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो होता है कैरियोकाइनेसिस में। तो इसमें सबसे पहला फेज डील कर रही हूँ, और सबसे पहला फेज है हमारे पास प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज हमारे पास सबसे पहला फेज है। तो पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी, और डायग्राम जो नॉर्मल सेल का डायग्राम है वो, और उसके बाद मैं दूसरा केस ड्रॉ करूंगी जो प्रोफेज कंप्लीट होने तक होता है। तो हमारे पास ये है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड हमारे पास ये आया साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोसोल विद नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इन इट। ये साइटोसोल होगा और साइटोसोल में ऑर्गेनेलीज होंगी यानी कि कंप्लीट साइटोप्लाज्म है हमारे पास। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये आया हमारे पास न्यूक्लियोलस विच इज अ राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम फैक्ट्री है। एंड here comes the chromatin material which is already get double during S phase। S phase के दौरान जो कि इंटरफेज का पार्ट है उस दौरान ऑलरेडी ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो डबल कर चुका है, डबलिंग हो चुकी है इसकी। अब बच्चे इस दौरान क्या होगा, इस दौरान हमारे पास अल्टीमेटली सेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। जब एंड हो जाएगा हमारे पास तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ सेंट्रियोल्स को, हम बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाते हैं दोनों सेंट्रियोल्स को। ठीक है, परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि वो परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं दोनों सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ठीक है, जो कि दोनों अपनी टर्मिनल साइड पे माइग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास
इसके दौरान क्या होगा, सेंट्रियोल जो है वो अपनी टर्मिनल पोजीशन पे आ चुके होंगे बिल्कुल। ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा यहाँ से। स्पिंडल जो होता है बच्चे वो माइक्रोट्यूबुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूबुलर फाइबर्स। तो बच्चे ये स्पिंडल जो है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ गया। उसके बाद इसके दौरान क्या होगा, हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनेलीज है वो डिसइंटीग्रेट डीजनरेट हो जाएंगे फिलहाल के लिए, वो डीजनरेट हो जाएंगे। और डीजनरेशन के बाद हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है ये भी डीजनरेट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल जो नियरली कंडेंसिंग अरेंजमेंट में आ जाएगा, कंडेंस्ड अरेंजमेंट में आ जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो भी रप्चर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमारे पास ना रहेगी ऑर्गेनेलीज, ना रहेंगी का न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, ना रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे मेनली रह जाएगा क्रोमैटिन मटेरियल विच गेट्स नियरली कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स, मतलब हमारे पास का क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्रोमोसोम दिखा रही हूँ। तो क्रोमोसोम जो है बच्चे अभी तक सिर्फ डिसइंटीग्रेशन हुआ है, अभी तक क्रोमोसोम का कोई अलाइनमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम रह जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर जाएगी इस टाइम पे, ये इसका डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास प्रोफेज जो है वो बहुत लंबा फेज है। तो इस दौरान आपके पास क्या हुआ, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रही है इस केस में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रही है, साइटोसॉल इंटैक्ट रहा है। तो इसके केस में क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास हुआ कि क्रोमैटिन फाइबर जो है वो थिकन हो गए और शॉर्टन हो गए। तो क्रोमैटिन मटेरियल हमारे पास बिल्कुल थ्रेड लाइक था, कॉपी बन चुकी है ऑलरेडी, और वो उसका उसकी थिकनिंग हो रही है, उसकी शॉर्टनिंग हो रही है। यहाँ पे शॉर्टनिंग और थिकनिंग होना यानी कि कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो गई। और उसके अलावा हमारे पास सेंट्रियोल जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे जाना शुरू कर गए हैं अपनी पोजीशन पे, ताकि वो अपना अकॉर्डिंगली फंक्शन कर सके नेक्स्ट स्टेजेस में। और उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, ऑर्गेनेलीज जो है वो डीजनरेट हो जाएंगी, न्यूक्लियोलस जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है कहीं भी, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमने उसको डिसइंटीग्रेटिंग फॉर्म में दिखाया, अल्टीमेटली पूरा डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास पहला प्रोफेज, जिसके दौरान हमारे पास क्रोमोसोम जो शॉर्टन हो रहे हैं ऑलरेडी वो फ्रीली फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब सेंट्रियोल रह गए यहाँ पे, जो हमने सेंट्रियोल दिखाया है वो, और अल्टीमेटली क्रोमोसोम रह गए जिन्हें फंक्शन करना है, जिन्हें डिवाइड होना है, सेपरेट होना है, दो डॉटर सेल्स का हिस्सा बनना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास पूरा केस, क्रोमैटिन मटेरियल शॉर्टन हो गया, थिकन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई यहाँ पे, उसके बाद न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी और अदर ऑर्गेनेलीज गेट डिसअपियर्ड और डिजनरेटेड। उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन जो है हमारे पास सेंट्रियोल से फॉर्म होना शुरू हो जाती है। दिस इज द केस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। बच्चे प्लांट सेल के केस में हमारे पास सेंट्रियोल नहीं होते, बट स्पिंडल फॉर्मेशन माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है, ठीक है। तो वहां पे सेंट्रियोलर स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स दिख रहा है एनिमल सेल के केस में, तो वो सेंट्रियोल्स प्लांट के केस में नहीं होगा, बल्कि स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होगा। ये हो गया सेंट्रियोल्स, और ये आ गया आपके पास में थिकन और शॉर्टन क्रोमोसोम्स विद डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट फेज कंप्लीट। उसके बाद हम सेकंड फेज की बात करने जा रहे हैं, दैट इज मेटाफेज। तो मेटाफेज को डील करते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में हमारे पास और भी ज्यादा कंडेंसेशन होने शुरू हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, बच्चे मेटाफेज मार्क करते हैं। बच्चे मेटाफेज के दौरान हमारे पास ये क्रोमोसोम जो है और ज्यादा शॉर्टन और थिकन हो जाएंगे, और एक इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी कि बिल्कुल सेंट्रल प्लेन में ही आगे अरेंज होने शुरू हो जाएंगे, फॉर्मिंग एन मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म कर देंगे। तो बच्चे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वह एक ही बनाऊंगी। तो बच्चे ये अरेंजमेंट है, अभी हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो रैंडमली अरेंज है, और अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमारे पास सेंट्रियोल है,
ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुआ था G2 फेज के दौरान, तो बच्चे यहाँ से हमारे पास स्पिंडल की फॉर्मेशन हुई है। तो स्पिंडल की फॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली बाइंड करना शुरू कर जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है कि हमारे पास उसकी जो क्रोमैटिड आर्म्स होती हैं वो टर्मिनल पोजीशन की तरफ होती है, लेकिन उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल सेंट्रल प्लेट में अरेंज होगा, सेंट्रल रीजन में अरेंज हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये अरेंजमेंट हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, बिल्कुल सेंट्रल रीजन पे। तो बच्चे इस सेंट्रल रीजन पे जो अरेंज क्रोमोसोम्स है उसके साथ स्पिंडल, जो स्पिंडल सेंट्रियोल ने फॉर्म किया, स्पिंडल क्या है, स्पिंडल आर द माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, उसके माइक्रोट्यूबुलर फाइबर्स जो है ना स्पिंडल के बच्चे वो बाइंड कर जाएंगे सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे, और सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे काइनेटोकोर्स के साथ। हमने प्रोटीन डिस्क की बात की थी कि प्रोटीन डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे, वहां पे जहां पे क्रोमैटिड आर्म्स आके अटैच करती हैं। तो बच्चे वो सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे जो काइनेटोकोर था वहां पे आके ये स्पिंडल फाइबर्स बाइंड करेंगे। तो स्पिंडल फाइबर्स बाइंड्स एट काइनेटोकोर, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ, ये है हमारे पास क्रोमोसोम्स विच आर अरेंज्ड एट अ सेंट्रल प्लेट, सेंट्रल प्लेट पे सेंट्रल रीजन पे अरेंज हो गए, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए। तो बच्चे फॉर्मिंग अ मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट यानी कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोरियल प्लेन। तो क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। बच्चे हमारे पास सेंट्रियोल है जिन्होंने स्पिंडल फॉर्मेशन किया, और अल्टीमेटली हमारे पास मेटाफेजिक प्लेट में यानी कि इक्वेटर पोजीशन पे सेंट्रोमियर अरेंज हो गए। जैसे मैंने कहा सेंट्रोमियर जो है वो इक्वेटर पोजीशन पे होगा, बाकी इसकी आर्म्स जो है वो टर्मिनल रीजन की तरफ हो सकती है डायरेक्टेड। तो बच्चे ये स्टेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा ना, तो बच्चे वो सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट वे में होता है, सबसे ज्यादा इजीली एनालाइजेबल होता है। तो बच्चे अगर किसी को क्रोमोसोम स्टडी करना होता है तो सबसे बेस्ट फेज है हमारे पास मेटाफेज। इस दौरान क्रोमोसोम सेपरेटेड होते हैं, इसका साइज, इसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा एनालाइज किया जा सकता है ड्यूरिंग मेटाफेज, ठीक है। तो जो मेटाफेज के दौरान हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेट बनती है जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज रहेंगे। यानी कि ये देखो यहाँ पे रैंडमली क्रोमोसोम अरेंज थे, और यहाँ पे मेटाफेजिक अरेंजमेंट पे मेटाफेजिक प्लेट बना दी है उन्होंने, एक पूरे इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन जब स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बाइंड कर गए हैं मेटाफेजिक प्लेट में प्रेजेंट रहने वाले काइनेटोकोर्स के साथ, ठीक है। अब मेटाफेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा एनाफेज। तो बच्चे एनाफेज जो है वो थर्ड फेज है, ठीक है। तो वो थर्ड फेज मेटाफेज के बाद, इसके बाद हमारे पास स्पिंडल जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल क्या है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है। ये हमारे पास यही सेल है। तो बच्चे इसमें क्या होगा, हमारे पास जो क्रोमैटिड आर्म्स है, मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये क्रोमैटिड आर्म्स कुछ इस तरीके से हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, ये, ठीक है। ये क्रोमैटिड आर्म्स है। तो हमारे पास स्पिंडल जो है वो कुछ इस तरीके से अटैच होगा, यहाँ पे काइनेटोकोर है, तो स्पिंडल जो है वो कुछ इस तरीके से अटैच होगा। तो बच्चे यहाँ पे आया सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से स्पिंडल एपरेटस अरेंज है, स्पिंडल एपरेटस रिलीज हुआ है यहाँ पे। तो बच्चे नॉर्मली स्पिंडल किसको, काइनेटोकोर को बाइंड किया था, तो यहाँ पे जो काइनेटोकोर था यहाँ पे उसने स्पिंडल को बाइंड किया है।
तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर, इसके माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट होने के बाद ये फाइबर, ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। हमारे पास ये क्रोमैटिड आर्म्स जो है वो हाफ हो जाएंगे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे। मैंने यहाँ पे राइट और लेफ्ट दिखाया, यहाँ पे मैं अप साइड और डाउन साइड दिखाऊंगी। मतलब हमारे पास क्रोमोसोम अब इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। टेकिंग केयर सेंट्रोमेयर पार्ट, वो अलग टर्मिनल पोजीशन पे एंटर करना शुरू कर देंगे। ये मतलब हमारे पास सेपरेशन हो जाएगी क्रोमैटिड आर्म्स की। क्रोमैटिड आर्म्स की सेपरेशन हो जाएगी और क्रोमैटिड आर्म्स जो है अपने हिस्से का सेंट्रोमेयर टेकअप करके अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हिस्से पे चले जाएंगे, यानी कि सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो एनाफेज इज अ फेज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सेंट्रोमेयर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमेयर के जो है, सॉरी ये स्पिंडल के जो है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे, thereby separating the chromosomal structures। मतलब एक सेट जो है वो ऊपर हो जाएगा, एक सेट जो है वो नीचे हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो सेंट्रोमेयर जो है वो अलग अलग पोल्स में जाना शुरू कर रहे हैं। तो देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम set moves at opposite poles। अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और बच्चे अपोजिट पोल्स की तरफ अगेन इसीलिए क्योंकि शॉर्टनिंग हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शॉर्टनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आर्म्स जो है वो पुल हो गई, स्ट्रेच हो गई, पुल हो गई, जो कि क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर के साथ सेपरेट कर गया। ठीक है, अल्टीमेटली इस मूवमेंट को बच्चे कहा जाता है एनाफेजिक मूवमेंट, जिसमें माइक्रोट्यूबुलर शॉर्टनिंग होती है और अल्टीमेटली हमारे पास क्रोमैटिड आर्म्स जो है वो सेपरेट हो गए। याद रखेंगे कि हमारे पास सेट हाफ नहीं हुआ है, सेल का जो एक्चुअली डिप्लॉयड अरेंजमेंट है वो रिटेन हुआ है। इनफैक्ट हमने एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन देखी, यानी कि 2n सेट से हमारे पास 4n सेट बने होंगे। तो अब जब सेपरेशन हुआ तो इस एंड पे 2n सेट जा रहा है, इस एंड पे 2n जा रहा है, मतलब हाफ हाफ सेट जो है वो ऊपर और नीचे जा रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड एज एनाफेजिक मूवमेंट। ठीक है, तो हमारे पास अब एनाफेजिक मूवमेंट हुई, यानी कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम क्रोमैटिड आर्म्स जो है वो सेपरेट पोल्स की तरफ मूव कर गए। ठीक है, अब बच्चे इस दौरान जब एनाफेज कंप्लीट हुआ, अब हमारे पास आया टर्मिनल पोजीशन पे क्रोमोसोम्स का वापस से बाइंड होने का टाइम, यानी कि ये वापस स्ट्रक्चर रिटेन हो। हमारे पास नॉर्मल सेल तो ये थोड़े ना यार, ये थोड़े ना, हमारे पास ये तो डिवीजन फेजेस है, हमारे में तो नॉर्मल सेल बनाना है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जिसमें हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनेल्स की वही स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो बच्चे वो सारे स्ट्रक्चर्स रिटेन होंगे एनाफेज के बाद टेलोफेज में। मतलब हमारे पास टेलोफेज के दौरान वो स्ट्रक्चर्स रिटेन होना शुरू हो जाएंगे जो अभी तक डिसइंटीग्रेट हो गए। तो बच्चे हमारे पास अब स्पिंडल फाइबर्स जो है जिन्होंने क्रोमोसोम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, वो स्पिंडल जो है वो दोबारा से गायब होना शुरू हो जाएगा। तो मैं टेलोफेज यहीं पे मेंशन कर रही हूँ। तो टेलोफेज तो बच्चे टेलोफेज के दौरान हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपेयर होना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होना शुरू हो गई, दोनों साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो रही है, और यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स हैं जो स्ट्रेच होके अलग सेपरेट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम जो है जो सेपरेट हो गए, ठीक है, थोड़ी देर में वो अनकॉइल होना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उनकी अनकॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखना शुरू हो जाएंगे, स्पिंडल गायब हो जाएगा, और अल्टीमेटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो डीजनरेट हुए हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियोलस वो वापस से रीअपेयर होंगे। तो अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स,
यानी कि वापस से क्रोमैटिन मटेरियल बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर बनेगा। उसके बाद रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, organelles and nucleolus, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीजें जो है वापस से रिटेन होना शुरू हो रही है जो एक्चुअली गायब हो गई थी, और जो हमारे पास नए स्ट्रक्चर्स डिवीजन के लिए अपेयर हुए थे यानी कि स्पिंडल, वो वापस से डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा अपेयर नहीं होंगे तब तक जब तक सेल डिवीजन नहीं होनी है, ठीक है। और हमारे पास सब गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब ऑर्गेनेल्स फॉर्म हो जाएंगी और ये हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो वापस से बन जाएगा फ्रॉम क्रोमोसोम्स, यानी कि कॉइलिंग जो है जो हुई थी इनिशियली फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, वो वापस से अनकॉइल होना शुरू हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो दिस इज द एंड ऑफ टेलोफेज, जब हमारे पास प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, प्रॉपरली अनकॉइलिंग हो जाती है और हमारे पास दो पर्टिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं इस सेल में, तो ये टेलोफेज हो गया। पर बच्चे हमारे पास ये दो न्यूक्लियस क्या नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए अभी हमें क्या करना है, हमें सेल को डिवाइड करना था, तो अभी तक वो एक्चुअल डिवीजन नहीं हुआ, अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हुआ। तो बच्चे इसके केस में हमें अब क्या करना है, सेल डिवीजन करवाना है। तो मतलब हमने अभी तक न्यूक्लियर डिवीजन कर लिया, ये सारा काम जहाँ इसीलिए हुआ ताकि हमारे पास डीएनए और क्रोमोसोम या जिन पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली दोनों सेल्स में पहुंच सके। तो उसके लिए ये सब अरेंजमेंट हुआ, ये चारों फेजेस हुए हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेट होना, स्पिंडल की फॉर्मेशन होना, उसके बाद मेटाफेजिक प्लेट बनना, उनका फर्दर सेपरेशन होना क्रोमैटिड आर्म्स का, और अल्टीमेटली वापस से सेपरेशन के बाद उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाना। अब हमें बात करनी है साइटोकाइनेसिस की, जो कि अल्टीमेट और लास्ट पार्ट है, जिसके केस में हमारे पास फरो बनेगी इक्वेटोरियल प्लेन में और अल्टीमेटली सेल डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि इससे पहले हमारे पास क्रोमोसोम एस फेज में कॉपी बनी थी और कॉपी जो बनी थी वो अब हाफ हाफ यहाँ पे डिवाइड हो गई है, मतलब हमारे पास दोनों डॉटर सेल को वो नंबर मिलेगा जो एक्चुअल पेरेंट सेल में था, यानी कि 2n डिप्लॉयड स्टेट मिलेगी, ठीक है। तो बच्चे साइटोकाइनेसिस के दौरान हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, कैरियोकाइनेसिस के दौरान हमने न्यूक्लियर डिवीजन को डील किया था, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास सेल जो है वो कुछ इस तरीके से है जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे न्यूक्लियस है ना, इस तरीके से दो न्यूक्लियस है, अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोलस भी होगा, क्रोमैटिन मटेरियल भी होगा, प्रॉपर्ली सब कुछ फॉर्म हो चुका है, हमारे पास ऑर्गेनेल्स वापस आ चुकी है। बच्चे अब क्या होगा, सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट होगी, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, एक सर्कुलर फरो बनना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चे ये सर्कुलर फरो जो है वो बाहर से अंदर की तरफ बनेगा, मुझे बाहर से अंदर की तरफ जब फरो बनेगा तो अल्टीमेटली सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है विद देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस, और इन न्यूक्लियस में हमारे पास अकॉर्डिंगली इसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें दो सेट ऑफ, यानी कि इसमें डिप्लॉयड स्टेट होगी, इसमें डिप्लॉयड स्टेट होगी, तो ये बन गए हमारे पास दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, जो इनिशियली पेरेंट में हमारे पास क्रोमोसोम सेट था, यानी कि 2n, यानी कि डिप्लॉयड स्टेट, 2n डिप्लॉयड स्टेट, अगर हैप्लॉयड है यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको n से डिनोट करते हैं, याद है। तो बच्चे हमारे पास डॉटर सेल्स बन गए और डॉटर सेल्स में उतना ही अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जितना कि पेरेंट सेल में थे, इसीलिए ये जो माइटोसिस हुई है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें हमारे पास पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर को मिलते हैं, डॉटर सेल को मिलते हैं। हम बात नहीं करेंगे एस फेज की, बात नहीं करेंगे, एस फेज तो हमारे पास सेल साइकिल का हिस्सा है, जब सेल डिवीजन करने की तैयारी कर रहा है, बट नॉर्मली जब सेल फंक्शनल था, जब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा था, सेल बॉडी के लिए फंक्शन कर रहा था, अपने लिए प्रोटीन बना रहा था, तो उस दौरान उसे डिप्लॉयड सेट की जरूरत थी,
उसके पास 2 सेट की जरूरत थी और वही 2 सेट उसने फर्दर डॉटर सेल को दिए। रेप्लिकेट और डबल कॉपी तो उसने इसीलिए बनाई थी ताकि डिविजन के दौरान डॉटर सेल को इक्वल इक्वल कॉपीज मिल सके। तो जो हमारे पास नॉर्मली जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, चाहे इंजरी हो जाए, चाहे ग्रोथ हो रही है या कुछ भी एस्पेक्ट है, उस दौरान हमारे पास यही माइटोसिस होता है। जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना हो, उस दौरान यही हमारे पास डिविजन होती है, यानी कि माइटोसिस। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये हुआ एनिमल्स के केस में। तो मैं प्लांट सेल के केस में बता देती हूँ। प्लांट सेल के केस में हमारे पास ये फरो नहीं बनेगी। हमारे पास प्लांट सेल के केस में क्या होगा, प्लांट सेल के केस में जो न्यूक्लियस बना है हमारे पास, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, अकॉर्डिंगली जो भी है, तो अकॉर्डिंगली सारा कुछ प्रेजेंट रहेगा, सब कुछ स्पिंडल की फॉर्मेशन से हो जाएगा, जो कि माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स सेल में प्रेजेंट रहने वाले माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो इस दौरान पता क्या होगा बच्चे, इनके केस में यहाँ पे वैक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसके सेंट्रल रीजन में वैक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे। तो बच्चे ये वैक्यूल्स जो है बच्चे अल्टीमेटली कंबाइन करके, और वैक्यूल्स जो है वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये वैक्यूल्स जो है ये गोल्जी बॉडी में बनाए हैं, और इनमें वो कंपोनेंट्स हैं जो कि फर्दर फॉर्म करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को। तो बच्चे उसको रिलेटेड प्रोटीन्स है इनके पास इस वैक्यूल्स में। तो बच्चे इन वेसिकल्स में क्या करेंगे, अल्टीमेटली वेसिकल्स जो है वो मर्ज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद ये बनाएंगे एक स्ट्रक्चर दैट इज फेरगेमोप्लास्ट टू फॉर्म फेरगमोप्लास्ट। ठीक है, तो बच्चे अल्टीमेटली हमारे पास जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हमारे पास सेंट्रल पोजीशन पे वो सारा कंटेंट डिपॉजिट हो जाएगा जो नए मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस है साइड पे, यहाँ पे, तो हमारे पास वो सारा कंटेंट बीच में फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और सेल जो है वो स्ट्रेच होगा और सेपरेट हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो मतलब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको बीच में बन रहा है ना, इसे सेल प्लेट कहा जाता है। ठीक है, मर्ज करने के बाद जब फेरगेमोप्लास्ट बनाए गए तो अल्टीमेटली फेरगेमोप्लास्ट ने रिलीज किए यहाँ पे वो सारे डिपॉजिट्स जो कि नई मेम्ब्रेन और नए सेल वॉल बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। और बच्चे इसके केस में हमारे पास जो सेल के केस में फरो बन रहा था, वो फरो जो है वो आउटर से इनर साइड बना, लेकिन इसके केस में जो डिपोजिशन होती है, जो हमारे पास नई मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो डिपोजिशन होती है वो सेंट्रल रीजन से होती है, सेंट्रल से लेकर बाहर तक डिपॉजिट बनेंगे। तो बाहर तक डिपॉजिट बनेंगे, अल्टीमेटली सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नया डिपॉजिट इकट्ठा हो चुका है। जब ये सेपरेट होते हैं तो आधा आधा डिपॉजिट ले लेते हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पास अपना हिस्से का यहाँ वाला मेम्ब्रेन आ जाएगा और यहाँ पे भी। और बच्चे ये ध्यान रखेंगे हमारे पास जो डिपोजिशन होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता, बीच में कुछ पोर्शन जो है उसमें डिपोजिशन नहीं होता कुछ केसेस में। तो बच्चे उसके दौरान हमारे पास गैप रह जाता है जिसे आप स्टडी करते हो अंडर प्लाज्मोडेस्मेटा। आप कहते हो कि प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो कनेक्शन है प्लांट सेल के केस में, वो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो इनके प्रॉपर डिपोजिशन की ना होने की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बनी सेल प्लेट जो कि फर्दर रिस्पॉन्सिबल होती है डिविजन के लिए। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये फरो बन रहा है, ये आउटर साइड से इनर साइड बनेगा, और उसके किसी प्लांट सेल के केस में इनर साइड से आउटर साइड बनेगा। ठीक है, और याद रखेंगे एक और चीज बता देती हूँ, हमारे पास साइटोकाइनेसिस के लिए भी स्पिंडल की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट सेल के केस में स्पिंडल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके केस में जो फर्दर जो है वो जब पोलराइजेशन की डीपॉलीमराइज करते हैं तो डीपॉलीमराइजेशन के साथ साथ वो यहाँ पे फरो क्रिएट करते जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको बेसिकली यही याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो फरो बनेगी उसके लिए स्पिंडल रिक्वायर्ड होता है, बट इसके लिए स्पिंडल रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, प्लांट सेल के केस में।